गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग नया टॉपिक कर्व ट्रेसिंग लेने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिसका यूज कर्व का एरिया फाइंड करने में, बाउंडेड एरिया निकालने के लिए ज़रूरत पड़ती, तो बिना ट्रेसिंग के बाउंडेड एरिया हम नहीं निकाल पाएंगे। वॉल्यूम निकालना होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, इन सभी के लिए बिना फिगर कंस्ट्रक्ट किए हम नहीं फाइंड कर सकते। और फिगर कंस्ट्रक्ट करने के बाद ही हम बाउंडेड रीजन देख पाते हैं। तो बाउंडेड रीजन तभी देख पाएंगे जब फिगर बनेगी। और फिगर बनेगी कैसे, वो भी मेन है। कुछ कर्व के बारे में तुम लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है, जैसे स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की अपनी प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर स्ट्रेट लाइन बन जाती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने सर्किल पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्किल भी है। सर्किल भी, उसके लिए सेंटर और रेडियस की जरूरत पड़ती है, और सेंटर और रेडियस मालूम होने पे हम सर्किल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। फिर पैराबोला आए, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। लेकिन अब न तो वो इनके दायरे में है और न ही वो स्ट्रेट लाइन है, तुम्हारे पढ़े हुए से अलग है। तो ऐसे कर्व को बेटा हम लोगों को अब ट्रेस करना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो कर्व ट्रेसिंग। फिर कर्व ट्रेसिंग में क्या क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं जिसके आधार पर ट्रेस किया जाता है, उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन ले लेंगे। तो कर्व ट्रेसिंग बेटा, कर्व ट्रेसिंग लिख ही दिया गया है। तो पहला पॉइंट हो गया सिमेट्री। पहला पॉइंट क्या देखते हैं बेटा हम लोग ट्रेसिंग में? सिमेट्री। सिमेट्री में पहला नंबर 1 पॉइंट, बाई पुटिंग -x इन प्लेस ऑफ x देयर इज नो चेंज, है ना? देयर इज नो चेंज इन इक्वेशन ऑफ कर्व। दैट इज पावर ऑफ x आर इवन, है ना? इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज पावर ऑफ x आर इवन इन गिवन इक्वेशन, देन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, है ना? देन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ये तो ये हो गया बेटा। तो ट्रेसिंग करने से पहले हम लोग सिमेट्री चेक करते हैं। सब कुछ चेक करने के बाद तब फाइनल डिसीजन लेने के बाद फिगर बनाई जाती है बेटा। तो सिमेट्री में ये लिया। सेकंड पॉइंट में आ जाएं। सेकंड हम इसी में बना लेंगे बेटा। बाय पुटिंग -y इन प्लेस ऑफ y देयर इज नो चेंज इन इक्वेशन ऑफ कर्व, जो भी गिवन है। दैट इज पावर ऑफ, यहां क्या होगा बेटा? y आर इवन, y की पावर इवन हो तभी ऐसा होगा, ठीक है ना? इन गिवन कर्व, देन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, इस बार क्या हो जाएगा बेटा? x एक्सिस। अब तीसरा पॉइंट होगा इंटरचेंजिंग x एंड y इटसेल्फ, आपस में x और y को बदलने पर, ठीक है बेटा ना? देयर इज नो चेंज इन इक्वेशन। इंटरचेंजिंग x एंड y itself, there is no change. Change in equation of curve.
देन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट लाइन y इक्वल टू x, अबाउट लाइन y इक्वल टू x। होगा बेटा क्लियर? यानी जो भी अगर इसके ऊपर फिगर बनी हुई है इस टाइप से, सपोज करो थोड़ी देर के लिए तुमने कोई फिगर बनाई थी y इक्वल टू x लाइन, यही हुई ना बेटा? अब तुम फिगर कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तुम्हारी इतनी फिगर बन गई, थोड़ी देर के लिए बन गई। इसका मतलब इसके इधर भी ये फिगर होगी, हो गई ना? सिमेट्री क्या है? इसके अलोंग है। और अभी थोड़ी देर पहले x एक्सिस y एक्सिस वाला जो बोले थे उसका भी यहां दिखा देते हैं बेटा। तुम्हारा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जिस समय तुमने x के प्लेस पे -x रखा था, चेंजिंग नहीं हुई थी, सिमेट्री अबाउट क्या थी उस समय बेटा? y एक्सिस। अब तुम देख लो, उस समय हमारा कर्व अगर इधर बन रहा है तो इधर भी बनेगा। इस समय तुम्हारा पढ़ा हुआ हिस्सा ये पैराबोला है। इस पैराबोला का इक्वेशन लिखना होता तो क्या लिखते? x स्क्वायर इक्वल टू 4ay लिखते बेटा ना। जरा x के प्लेस पे -x रखो, नो चेंजिंग हो रही है, देख लो सिमेट्री है कि नहीं है y एक्सिस के अलोंग। तुम्हारे पढ़े हुए में भी जांच हो गई कि क्या ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है। और उस समय ये क्या है? इसकी एक्सिस होती थी, है ना? और यहां पर अगर देखो तो ये क्या है? टेंजेंट है। अभी इसकी भी चर्चा होगी, टेंजेंट की, सिंगुलर पॉइंट की सब चर्चा होगी कि आखिर ये फिगर नीचे क्यों नहीं बनी, है ना? यहां तुम चूंकि पढ़े थे उस हिसाब से बना दिए। अब यहां पे तो हमें ये भी देखना होगा कि ये फिगर नीचे तो नहीं बन रही, कहीं नहीं बन रही तो क्यों नहीं बन रही है? ये इनफाइनाइट तक भाग रहा है तो क्यों भाग रहा है? ये फिगर अगर पैक हो रही तो क्यों पैक हो रही? सबका रीजन होगा बेटा। तो कर्व ट्रेसिंग में यही हम लोग देखेंगे बेटा। तो पीछे के जो पढ़े हुए हिस्से हैं तुम्हें देखोगे कि सब उस पर सर्टिफाई होते जाएंगे। तो तुमने ये देख लिया, ये वाला हो गया। और यहीं हम दूसरा वाला पैराबोला बना देते हैं। देखो ये वाला, ये क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। y इसका इक्वेशन लिख दें कितना है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। y के प्लेस पे -y रखो, कोई चेंजिंग नहीं है, सिमेट्री अबाउट। अब अगला लेने जा रहे हैं नेक्स्ट, एक और बेटा, चौथा केस। अब पुटिंग -x -y इन प्लेस ऑफ x एंड y, पुटिंग -x, -y in place of x and y, x and y respectively, there is no change in equation, है ना? x और y के प्लेस पे निगेटिव साइन का x और y रख दिया और चेंजिंग नहीं हुई। देन कर्व इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा? ऐसी स्थिति में कर्व सिमेट्रिकल कहां होगा बेटा? अपोजिट क्वाड्रेंट। तो 4 स्थितियां हमने सिमेट्री की बताई। यानी तुमने एक हिस्सा बनाया और बाकी सिमेट्री के आधार पर बना दिया। यहां पर बेटा क्या होगा, इसके लिए फिगर दिखा देते हैं। ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है? अब तुमने थोड़ी देर के लिए कोई कर्व कंस्ट्रक्ट किया और ये कर्व x और y के प्लेस पर -x -y अगर रख रहे हैं, चेंजिंग नहीं हो रही है, तो अपोजिट क्वाड्रेंट ये है, तो और कौन सा होगा? हो गया बेटा क्लियर ना? और अगर ये x एक्सिस के अलोंग होता तो इधर बनता, y एक्सिस के अलोंग होता तो इधर बनता, अपोजिट क्वाड्रेंट है तो इधर बन गया। अब तुम्हें समझ आ गया? कभी कभी 2-2, 3-3 कंडीशन फॉलो होने लगेंगी तो सब लागू होंगी, वो तो डिपेंड करेगा कैसा हमारा कर्व है। और ये होगा सिमेट्री के बारे में बेटा क्लियर हो गया? तो इसे बेटा हटा दें। तो नेक्स्ट पॉइंट डालो, ओरिजिन एंड नेचर ऑफ ओरिजिन।
सेकंड पॉइंट हमारा क्या बेटा, ओरिजिन हम लोग देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है ओरिजिन। ओरिजिन एंड नेचर ऑफ ओरिजिन, तो उसको लिखा नहीं जाएगा, ओरिजिन हम देखेंगे और टेंजेंट देखेंगे। ओरिजिन एंड टेंजेंट, ये दो चर्चा होने जा रही है इसमें। ओरिजिन के बारे में चर्चा होगी और किसके बारे में बेटा, टेंजेंट। तो इफ देयर इज नो कांस्टेंट टर्म in equation of curve, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, देन कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन बेटा, या 0,0 सेटिस्फाई कर जाए, आर इक्वेशन सेटिस्फाइड बाई पॉइंट 0,0। तो ये बेटा पहचान होगी कर्व पास कहाँ से कर रहा है, ओरिजिन से। नेक्स्ट हम लोग आएंगे टेंजेंट देखने के लिए, लेकिन ये टेंजेंट कहाँ पर, अब ओरिजिन पर। ओरिजिन पर टेंजेंट तब देखेंगे जब कर्व कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। अब बेटा टेंजेंट ऐसी स्थिति में जब कर्व हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है, तो उस समय हमें टेंजेंट जब निकालना होता है तो इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म, इक्वेटिंग लोवेस्ट डिग्री टर्म, इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म 0 इन गिवन इक्वेशन, we get equation of tangent, we get equation of tangent। तो बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गया, ठीक है। अब हमने यहां पर बताया कि एक टेंजेंट भी हो सकता है और कई टेंजेंट भी हो सकते हैं। तो इसी में बेटा जब ये हो गया, if we get more than one tangent at origin, ठीक बेटा, if we get more than one tangent at origin, ठीक है बेटा, जिस समय कर्व ओरिजिन से पास कर रहा था उस समय हमने लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 इक्वेट किया था बेटा, हमें इक्वेशन मिला, उस इक्वेशन से एक से अधिक टेंजेंट, वी गेट मोर देन वन टेंजेंट, देन ओरिजिन इज मल्टीपल पॉइंट। ऐसी स्थिति में हमारा जो ओरिजिन है वो क्या है, मल्टीपल पॉइंट है। देन origin is multiple point, मल्टीपल पॉइंट अलग से डाल लो, मल्टीपल पॉइंट, और न हो हम इसे हटा दें, इतना तो नोट ही हो गया है ना। तो अगर हमारे लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करने पर कई टेंजेंट आ गए, मोर देन वन, ऐसी स्थिति में जो हमारा ओरिजिन है उसका नेचर क्या बता रहा है कि वो क्या है, मल्टीपल पॉइंट है। अब मल्टीपल पॉइंट के बारे में लिख लिया जाए बेटा, लिखो
मल्टीपल पॉइंट बेटा। ए सिंगुलर पॉइंट on curve through which more than one curve pass। ठीक है, अब आई बात सिंगुलर पॉइंट की। सिंगुलर पॉइंट किसे कहते हैं? तो इसी के अंदर बेटा पॉइंट ले लो, सिंगुलर पॉइंट अब ले लो। द पॉइंट ऑन कर्व एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू 0। बेटा कर्व का इक्वेशन इसी में होता है ना, एक्स और वाई मिला जुला। हेयर डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल एफ डेल वाई इक्वल टू 0। जिस पॉइंट के लिए उसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कितना आ जाए और y के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ जाए, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? उस पॉइंट का नाम क्या है? सिंगुलर पॉइंट। पहली चीज तो ये पहचान है कि सिंगुलर पॉइंट कौन होता है। जिस पॉइंट के लिए ऐसी स्थिति हो रही है वो सिंगुलर पॉइंट हो गया। तो ये बेटा ये तो पहचान हो गई। अब लिखो इन अदर वे। अब दूसरे वे में लिखो। A point of inflection। तो सिंगुलर पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज सिंगुलर पॉइंट ऑन कर्व फॉर विच, जिसके लिए है ना, फॉर विच tangent does not crosses the curve। tangent does not crosses the curve। यानी सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट है जहां का टेंजेंट दोबारा जाके कर्व को क्रॉस। सेंस क्लियर हो गया? अगर उस टेंजेंट तुम आगे बढ़ा दो तो फिर वो आगे कर्व को काटेगा नहीं। इसका मतलब कर्व उसके अपोजिट साइड में, अगर अपोजिट साइड में है तो क्या करेगा? 100% काटेगा। तुम देखो फिगर, ये हमने फिगर बनाई, ठीक बेटा। और तुम ये देखो कि थोड़ी देर के लिए अगर हम कोई कर्व ऐसे कर दें, ये देखो ये ऊपर कर दिए, इस समय देखो ये टेंजेंट अगर यहां है तो ये देखो क्रॉस कर दिया नहीं उसने कर्व को क्रॉस कर दिया कि नहीं। और अगर ये सिंगुलर पॉइंट है तो ये यहां ऊपर नहीं जाएगा। तो इसके आगे बेटा मल्टीपल पॉइंट के बाद लिखना इफ टू कर्व पासेस थ्रू अब हमने नाम क्या ले लिया बेटा? डबल पॉइंट। अगला नाम ले लो डबल पॉइंट, क्योंकि यहां हमें डबल पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो डबल पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट हमने कहा था 2 या 2 से अधिक ब्रांचेस पास कर रही हैं। अगर 2 कर्व पास करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो लिख जाओ इफ 2 कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन देन ओरिजिन इज डबल पॉइंट। उसके नीचे आ जाना बेटा नोड। अब हम लोग ले रहे हैं नोड, ठीक है ना। तो लिखो
डबल पॉइंट नोड के बारे में लिखा जाए बेटा। डबल पॉइंट इज नोड। डबल पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा? जो हमारा मल्टीपल पॉइंट था, यानी ओरिजिन पे अगर हमारे 2 या 2 से अधिक टेंजेंट आ रहे थे, ऐसी स्थिति में वहाँ से हमारे 2 या 2 से अधिक कर्व पास कर रहे थे, तो हम उसे क्या कह रहे थे? मल्टीपल पॉइंट कह रहे थे। मल्टीपल पॉइंट में वह जो पॉइंट है नोड कहलाएगा। नाम क्या है? नोड। तो डबल पॉइंट इज नोड इफ देयर आर 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग या डिफरेंट बोल सकते हो, टेंजेंट। तो हमने जो ओरिजिन पर टेंजेंट फाइंड करने के लिए लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 इक्वेट किया था। हमारे 2 टेंजेंट आए, दोनों टेंजेंट क्या मिले बेटा? रियल और अलग अलग। तो ऐसी स्थिति में वो जो हमारा मल्टीपल पॉइंट है, डबल पॉइंट है, जो ओरिजिन है, ओरिजिन को ही कहा है, वो क्या है? और नोड का मतलब होता है बेटा कि 2 टेंजेंट हमारे जो थे वो ऐसे जब तुम्हारे क्रॉस कर रहे थे, तो ये फिगर बेटा जब बन जाती है, ये नोड है। इस समय ये नोड अगर है तो हमारी इस तरीके से ये क्लोज एक कर्व यहाँ बनेगा। इसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं बाहर, लेकिन ये नोड का मतलब, और ऐसी स्थिति में हमारे टेंजेंट क्या हैं? रियल और डिस्टिंक्ट हैं। दूसरा आ जाओ बेटा, सेकंड। नोड के बाद आ जाओ अब कस्प। सेकंड पॉइंट लिया हमने बेटा कस्प। तो कस्प में है डबल पॉइंट इज कस्प इज कस्प बेटा, है ना? इफ टेंजेंट्स कोइंसाइड, इफ बोथ टेंजेंट कोइंसाइड, यानी 2 टेंजेंट आ रहे हैं और दोनों क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी दोनों क्या हैं? सेम टेंजेंट आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो डबल पॉइंट है वो क्या है? कस्प है। और कस्प का मतलब होता है बेटा कि तुम्हारा टेंजेंट ये सिंगल है। यही अगर y² = 0 है तो y = 0, y = 0, दोनों समय में वही आंसर आ रहा है। तो इस समय जो हमारी जो फिगर जो बेटा बनती है, यहाँ से वो एक ब्रांच इधर जा रही है, और ये इसके बारे में भी तो कहा गया बेटा ना, सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट का मतलब समझ रहे हो ना, कि हमारा जो टेंजेंट है कर्व उसको क्रॉस, यानी देखो ये वाला कर्व तो इधर हो रहा है, इसके नीचे नहीं आएगा, इधर है तो इसके इधर ही वो जाएगा, और इधर भी एक ब्रांच जा रही है। तो ये यहाँ से कितनी ब्रांच क्रॉस कर रही है? इस टेंजेंट से, इस पॉइंट से, जो पॉइंट O है, यही तो O है, ये कस्प है, 2 ब्रांच क्रॉस कर रही है। तो डिपेंड करेगा कैसा होगा, जब फिगर बनाएंगे तब लेंगे हम लोग बेटा। तो ये तो हो गया नोड और कस्प। और एक और लिख लिया जाए, इफ डबल पॉइंट इज आइसोलेटेड पॉइंट आर कॉन्जुगेट पॉइंट, यहाँ लिख देना बेटा। तो डबल पॉइंट इज आइसोलेटेड बेटा, आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है बेटा। आइसोलेटेड पॉइंट आर कॉन्जुगेट पॉइंट if tangents are imaginary। टेंजेंट हमारे क्या बेटा? इमेजिनरी आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं। तो ये बेटा नेचर ऑफ ओरिजिन पहचानना इसलिए ज़रूरी होता है कि नेचर ऑफ ओरिजिन वो सिंगुलर पॉइंट है, और सिंगुलर पॉइंट में भी सिंगुलर पॉइंट हमारा डबल पॉइंट होगा अगर 2 कर्व पास कर रहे हैं, ट्रिपल पॉइंट होगा 3 कर्व पास कर रहे हैं, 2 टेंजेंट इंटरसेक्ट करें और इंटरसेक्ट करने में दोनों रियल और अलग अलग हों। ऐसी स्थिति में जो हमारा डबल पॉइंट है वो नोड है। डबल पॉइंट का नाम क्या है? नोड है। फिगर क्या बनी वो तुमने देख लिया।
और अगर दोनों कोइंसाइड कर जाएं तो क्या है, कस्प है, और अगर इमेजिनरी आ जाए तो एक चीज हो गई। तो सबसे पहले हमने सिमेट्री देखी, सिमेट्री के बाद हमने क्या देखा, ओरिजिन देखा, और ओरिजिन के बाद टेंजेंट देखा, नेचर ऑफ ओरिजिन। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अगला बेटा हम लोग लेने जा रहे हैं अब हम लोग लेंगे बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन एक्सिस से निकालने के लिए तुम लोग जानते ही हो, हमारा कर्व एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट निकालने जा रहे हैं। अगर हम कर्व के इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रख दें तो हमें इंटरसेक्शन कहाँ से मिलेगा, वाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन मिल जाएगा, और y इक्वल टू 0 रख दें तो ये हम पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो इंटरसेक्शन पुटिंग x इक्वल टू 0 वी गेट पॉइंट ऑन y एक्सिस, है ना, और पुटिंग y इक्वल टू 0 वी गेट पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो ये बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट तुम लोग जानते हो, ये निकाल लेंगे। एसिम्पटोट, एसिम्पटोट के बारे में जान लो बेटा। लिखो टेंजेंट टू द कर्व हुज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाती है बेटा, ओरिजिन से मेजर की जाती है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की मूल बिंदु से दूरी अनंत है, वो हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। वहां कहीं से हमारा जो टेंजेंट है वो क्या कहलाता है, सेंस क्लियर हो गया, है तो वो टेंजेंट, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ है, हमें दिख नहीं रहा है, कहीं इनफाइनाइट पे है, ठीक है ना। तो टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इनफाइनाइट। अब तुम थोड़ी देर के लिए देखो, जैसे ये तुमने लिया और तुम देखते होगे एक आध फिगर ऐसे बनी हुई मिलती है, थोड़ी देर के लिए ये मिला दिया हमने, चलो यहाँ ये है, यहाँ तो टच हो रहा है, अब यहाँ हमारा वो आया, और हमारा जो एसिम्पटोट है इस समय वो क्या है, वाई एक्सिस है। अगर वाई एक्सिस एसिम्पटोट है तो ये इसके करीब से होता हुआ अनंत तक जा रहा है, हो सकता है इनफाइनाइट जाके कहीं। इस समय लाइन क्या कहलाती है, एसिम्पटोट। इसका मतलब एसिम्पटोट के बगल से होता हुआ कर्व जाएगा, लेकिन इसे क्रॉस, और सिंगुलर पॉइंट के भी उधर क्रॉस, दो चीजें देखते जाओ बेटा, एक था सिंगुलर पॉइंट, उसके भी उधर नहीं क्रॉस कर रहा था, टेंजेंट के कर्व क्रॉस नहीं करता है, और दूसरा क्या है, इसीलिए नेचर में दो चीजों की बहुत बड़ी जरूरत पड़ गई, एक सिंगुलर पॉइंट और एक एसिम्पटोट। तो अब एसिम्पटोट के बारे में बता दिया हमने, लेकिन हम लोग जानेंगे कैसे, क्योंकि जब तक निकालेंगे नहीं, ठीक है बेटा ना। तो एसिम्पटोट के बारे में हमने क्या लिखवाया कि टेंजेंट टू द कर्व हुज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बहुत सिंपल वे में कह दिया बेटा। तो एसिम्पटोट का सेंस तो ये क्लियर हो गया। अब इसे फाइंड कैसे करते हैं, तो यहां पर बेटा एसिम्पटोट जो है लाइन ही तो है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी ही तो लाइन है। तो हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व अगर गिवन है, इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, उस इक्वेशन ऑफ कर्व में y के प्लेस पर एम एक्स प्लस सी रख दो, ठीक। y के प्लेस पे क्या रखा हमने, एम एक्स प्लस सी रख दिया। एम एक्स प्लस सी रखने के बाद वो x में इक्वेशन बनेगा जिसमें m भी होगा और c भी होगा। तो अब हम लोग x की हाईएस्ट पावर से टर्म कलेक्ट करना शुरू कर दें, x की पावर के साथ, तो कोफिशिएंट उसके साथ आएंगे। तो हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म x का है उसके कोफिशिएंट को अगर हम इक्वेट कर दें 0,
तो हमें एक m में इक्वेशन नजर आएगा उसके अंदर। तुम देखोगे तो इक्वेशन m में ही होगा। फैक्टर कर लेंगे, m की वैल्यू निकल जाएगी या m के रूट आ जाएंगे। आ गई, m के मान आ गए। अब जस्ट उससे सपोज करो वो पावर 5 का था, तो अब जस्ट उसके नीचे पावर 4 वाले के कोफिशिएंट को 0 करेंगे, तो उसके अंदर m भी होगा और c भी होगा। हाईएस्ट वाले में केवल m होगा, उसमें m भी होगा। अब m की एक एक वैल्यू रखना शुरू कर दो, c मिलना शुरू हो जाएगा। अगर m की 3 वैल्यू मिली है तो c की भी कितनी मिलेगी? अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रख दो, m1x प्लस c1, m2x प्लस c2, y 3 एसिम्पटोट आ गए ना। मुंह से बोलना तो आसान है कि बेटा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रख लो और फिर कलेक्ट कर लो और फिर हाईएस्ट वाले को इक्वेट कर लो। ये तो बोलने जब लगाओगे तो पता चलेगा ना कि फैक्टर भी करना होगा। तो ये तो बेटा एक हो गया। ठीक, ये तुम जान गए कि एसिम्पटोट क्या होता है। एक प्रोसीजर ये है, एक वो लाइन ही है, टेंजेंट ही है, लाइन है। अब पैरेलल टू एक्सिस वाला निकालना यहाँ हमें जरूरत पड़ती है। तो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमने पहला लिया एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो तो हमने तुम्हें बता दिया कि इन जनरल कैसे निकाला जाता है। एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिख देते हैं बेटा। एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस फाउंड बाय equating coefficient of highest degree term of x। x की अधिकतम घात के गुणांक को 0 इक्वेट कर दें, है ना। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर टर्म x 0। if we equate 0 the coefficient of highest order term, then we get asymptote parallel to, क्लियर हो गया। x के हाईएस्ट कोफिशिएंट से x एक्सिस के पैरेलल, ये सब तो ध्यान देना है, और y से, ठीक है। और टेंजेंट के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म 0 इक्वेट किया। सिमेट्री में उल्टा था, x के प्लेस पे माइनस एक्स रखा और नो चेंजिंग हुआ तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस था, और y के प्लेस पे माइनस रखा तो सिमेट्रिकल वहां ये था। लेकिन यहां बेटा यही गड़बड़ी होती है सिमेट्री से, इस पे लोग गड़बड़ाने लगते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म x का अगर है, उसके कोफिशिएंट को 0 इक्वेट किया तो एसिम्पटोट पैरेलल टू, और दूसरा लिया तो एसिम्पटोट हो गया ना। फिगर बन रही थी। ये बेटा एसिम्पटोट हम लोग चेक कर लेंगे। तो एसिम्पटोट हो गया, अब तुम्हारा नेचर हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अगला पॉइंट इसके बाद बेटा लिख लो, लास्ट पॉइंट है रीजन हेयर कर्व डज नॉट लाई। हमें यह देखना है कि कर्व इधर लाई करेगा कि नहीं करेगा, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में। तो इसके लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो भी इक्वेशन है उसे y इक्वल टू एफ एक्स या x इक्वल टू एफ वाई फॉर्म में लिख लें। हमारा इक्वेशन है, उसे y अकेला लिखते हुए दूसरी साइड किस में हो जाए, दैट मीन्स हम यूं कह दें y इक्वल टू एफ एक्स या x इक्वल टू। अब उसमें हम लोगों ने x की वैल्यू रखनी शुरू की। x की वैल्यू रखने पर y इमेजिनरी कब हो रहा है, या y इक्वल टू एफ एक्स या x इक्वल टू एफ वाई बना लें तो y की वैल्यू रखने पर देखेंगे। अगर x की वैल्यू लेस रखने पर थोड़ी देर के लिए होता ना ऐसे, अंडर रूट x माइनस ए लिख दें, तो यहां a से ग्रेटर वैल्यू पे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन a से लेस वैल्यू पर, तो इस समय ये a से लेस पे क्या आंसर दे रहा है।
अगर ए से लेस पे इमेजिनरी दे रहा है, यानी उस पॉइंट से जिस पॉइंट के लेस होने पे वो इमेजिनरी हो रहा है उधर कर्व नहीं है। शब्द क्लियर हुआ बेटा? जिस पॉइंट को रखने के बाद हमारा कर्व इमेजिनरी होना शुरू हो गया, तुमने स्टार्ट लिया उससे लेस में, तो उसके उधर कर्व नहीं है। और थोड़ी देर के लिए अभी ये लिख देते हैं बेटा, a माइनस एक्स। अब x a से ग्रेटर लेना शुरू कर दें तो इमेजिनरी हो रहा। देखो बेटा, इसका मतलब इस समय राइट हैंड साइड में कर्व इमेजिनरी हो रहा ना, कर्व नहीं है। सेंस क्लियर हो गया? तो हम लोग सबसे लास्ट में हम लोग जो चेक करते हैं ट्रेसिंग करने के लिए कि क्या कर्व पर कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर ये इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है। इमेजिनरी का मतलब कर्व अगर लेस होने पे है तो लेफ्ट हैंड साइड में कर्व नहीं है, और ग्रेटर होने पे है तो बेटा ये तो रहा पूरा कि हम किसी क्वेश्चन जब हमारे सामने आएगा, बोलना समय लगा जरूर, केवल इतनी चीज देखनी है और तुरंत ड्रॉ हो जाएगा। तो लिया जाए क्वेश्चन और सारी बातें जितनी बोली गई पलक झपकते हुए देखोगे, मजा आ जाएगा, क्वेश्चन लगाने में आनंद आएगा। इसे बेटा हटाते हैं। अब कर्व ट्रेसिंग में इस समय जो हम लोग ट्रेसिंग कर रहे हैं वो कार्टेशियन कर्व है, तो कार्टेशियन कर्व के एग्जाम्पल लेके उसे देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन है, हमारा कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, इसकी ट्रेसिंग करनी है बेटा। अब इस कर्व में सबसे पहले हम चेक करेंगे सिमेट्री। सिमेट्री में y की पावर इवन है, इसका मतलब कर्व सिमेट्रिकल किसके है? अबाउट एक्स एक्सिस। तो कर्व पहला चीज है, तो यहां लिखो नंबर 1, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। हो गया? तुम्हें बताना नहीं है कि हम पुट कर रहे हैं, तुम्हें इतना बोलना है बस। क्यों है क्या है से कोई मतलब नहीं। समझा गया बेटा ना? तुमने देखा कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, कैसे हुआ जान गए? सेकंड, कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, है ना? कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, ये भी हो गया बेटा। अब कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है तो हम लोग अब टेंजेंट एट ओरिजिन निकालेंगे, है ना? तो नंबर 3, टेंजेंट एट ओरिजिन, लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 इक्वेट कर दें, y स्क्वायर इक्वल टू बेटा ना, दैट इज y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, दो टेंजेंट है, दोनों सेम है। दस ओरिजिन इज कस्प, नीचे नाम मिल गया। 10 ओरिजिन इज कस्प बेटा। चलो बेटा ये हो गया। तो तुमने इतना पहचान लिया, सिमेट्री चेक कर ली, ओरिजिन से पास कर रहा चेक कर लिया, कस्प हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन अगर देख रहे हो तो केवल ओरिजिन से ही पास कर रहा है, इसके अलावा तो है नहीं। अब इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग आएंगे जिसके लिए हम देखते हैं एसिम्पटोट की बात करते हैं। एसिम्पटोट में कोई भी कोफिशिएंट वेरिएबल फॉर्म में नहीं है। देख लो, एसिम्पटोट तब मिलेगा जब y की हाईएस्ट पावर में कोई वेरिएबल टर्म भी हो या x की हाईएस्ट पावर में भी कोई, y है तो x के फॉर्म में हो, x हो तो तभी तो हम लोग एसिम्पटोट दे पाएंगे बेटा। तो यहाँ तो कांस्टेंट है, तो नेक्स्ट लिख लो, देयर इज नो एसिम्पटोट, कोई एसिम्पटोट नहीं इसके पास। हो गया ना? नंबर 4 पॉइंट क्या बेटा है? देयर इज नो एसिम्पटोट, देयर इज नो एसिम्पटोट। एसिम्पटोट भी हो गया बेटा। अगला पॉइंट बेटा ये देखना है कि y इक्वल टू एफ एक्स या x इक्वल टू एफ वाई फॉर्म में लिखा जाए कि कर्व इधर का साइड देखना होता है ना, कि उस पॉइंट के लेफ्ट में है कि नहीं है, कि राइट में है कि नहीं है। सबसे लास्ट वही चेक करते हैं। तो लास्ट बेटा
हम लोग लिखें अगर तो इसे नंबर 5 में पहुंच जाएं तो y इक्वल टू कितना बन जा रहा है बेटा? √x³ हो गया y इक्वल टू। अब तुम देखो x अगर 0 रखते हो तो y कितना आ रहा है, और x अगर इनफाइनाइट को टेंड कराते हो तो y कहाँ टेंड कर रहा है? इसका मतलब y अनंत को अब जाना शुरू कर देगा ना, इनफाइनाइट को, है ना? y कहाँ को टेंड कर रहा है? इनफाइनाइट को। जब x इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो y भी किसको टेंड करेगा? इनफाइनाइट को टेंड करेगा। तो अब फाइनली हम लोग बेटा फिगर बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने ये हिस्सा हटाए। तुमने सबसे पहले बताया कि सिमेट्री जो हमारी है वो अबाउट x एक्सिस है बेटा, और ओरिजिन जो हमारा है वो कस्प है। इतनी बात तो बड़े आराम से मिल गई थी बेटा। तो अब तुम देखो ये हमने लिया ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये देखो हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन हमारा क्या है? कस्प है। और टेंजेंट हमें क्या मिला था एट ओरिजिन? y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। x एक्सिस हमारी टेंजेंट है, 2 बार आ रही थी। x एक्सिस क्या थी? टेंजेंट थी। इसका मतलब ये हमारा बेटा ये देखो ये कस्प हुआ और ये कस्प बन गया, और ये इनफाइनाइट को ऐसे लेते चले जाओ अब, और इधर भी, क्योंकि जब जैसे जैसे x इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे देखो ये भी बढ़ता जा रहा है। क्लियर हो गया? फिगर बन के तैयार हो गई। और तुम्हारी सिमेट्री भी देखो तो सिमेट्री है, सिमेट्री है x एक्सिस के अलॉन्ग कि नहीं? वो तो केवल कस्प से ही आंसर तुम दे लिए थे, आराम से फिगर बन गई। तो बेटा बाकी क्वेश्चन कल लगाए जाएंगे, और कल हम लोग इस पर पोलर कर्व के लिए भी ट्रेसिंग लेंगे। थैंक यू।